साथियों नमस्कार। आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक जो राजेश जी का नाटक लिखा हुआ है गांधी ने कहा था उसी पे चर्चा करेंगे। और जो मुख्य वक्ता के रूप में या जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे साथी कपिल है। और कपिल के बारे में आप सबको ही पता है कि कपिल की गांधी पे ही जो अभी हाल फिलहाल पीएचडी इन्होंने अपना जमा किया है। वो तो हम सबसे पहले कपिल का ही जो विचार हैं या उसको सुनना चाहेंगे। तो स्वागत है कपिल आपका। थैंक यू नरेश भाई। और साथियों, आप सभी का स्वागत है इस परिचर्चा में। और जैसा कि नरेश ने बताया है कि राजेश कुमार का नाटक गांधी ने कहा था जो है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। यानी इस परिचर्चा का जो मुख्य केंद्र जो है वो ये नाटक रहेगा। और आप सभी को विदित है कि मैंने पीएचडी जो की है वो गांधी को लेकर के जो नाटक हिंदी में लिखे गए हैं 20वीं और 21वीं सदी में, उन नाटकों को लेकर के काम रिसर्च का किया है। और इन्हीं नाटकों में मैंने कुल मिलाकर के 12 नाटक हिंदी के इसमें शामिल किए थे, जो गांधी के अलग अलग पक्षों को रखते हैं हमारे सामने, जिसमें 20वीं सदी में लिखे गए नाटक जो 1960 के दशक से लिखे गए नाटकों से लेकर के, और एक लंबी परंपरा रही है, हर दशक में नाटक लिखे गए हैं गांधी को लेकर के और अलग अलग भाषाओं में। और जब आप गांधी को परिदृश्य में रखते हैं तो 2-3 साल जब आप गांधी के आसपास रहते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का पता चलता है कि जो बहुत अचंभित भी कर देती हैं, और जिनके बारे में अक्सर बहुत गलत धारणाएं भी हमारे समाज में अलग अलग समूहों के द्वारा, लोगों के द्वारा, उनके अलग अलग मतलब अपने अपने पर्पज होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लेकिन गांधी को हिंदी नाटकों में किस प्रकार से देखा गया है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें राजेश कुमार जो हैं, नाटककार जो हैं, उन्होंने 4 नाटक, असल में उन्होंने 5वां नाटक अभी लिखा है उन्होंने 2024 में लिखा है, या 2023 के अंत में उन्होंने एक 5वां नाटक भी उन्होंने मेरे पास भेजा था। लेकिन तब तक मैं अपनी थीसिस जो है वो पूरी कर चुका था, और इस थीसिस में जो है राजेश कुमार के 4 नाटक शामिल हैं, जिसमें से एक है गांधी ने कहा था, और गांधी और अंबेडकर भी है। एक राजेश कुमार ने मार प्राज्य, जो गांधी का ब्रह्मचर्य सिद्धांत है, उसको लेकर के लिखा गया बहुत ही शानदार नाटक है, वो भी इसमें शामिल है। एक नाटक और शामिल है राजेश कुमार का। तो आज हम इस पे गांधी ने कहा था पर बातचीत करेंगे। इसमें मैंने जो गांधी ने कहा था नाटक थीसिस में जो कुछ लिखा है, वो मैं उससे बाहर कुछ ज्यादा सोच नहीं पाया, क्योंकि मैंने थीसिस के दौरान ही इस नाटक को बहुत गहराई से और बहुत ही मतलब अपनी समझ के अनुसार समझने की कोशिश की थी। और इस नाटक को मेरा प्रिय नाटक जो है वो इसकी भूमिका बनाती है। जब भूमिका में लेखक जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इस नाटक को लिखने का जो उद्देश्य है उनका क्या है, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं। भूमिका में लिखते हैं कि गांधी ने कहा था, हरगिज नहीं लिख पाता यदि मराठी नाटक यानी मराठी भाषा का नाटक मी नाथुराम गोडसे बोलतोय के लेखक दीप दलवी का यह बयान पढ़ने को नहीं मिलता कि इस नाटक का शो देखने के बाद निकले दर्शक अगर रास्ते में बनी गांधी की प्रतिमाओं को तोड़ने लगे तो वह अपना शो सार्थक समझेगा। एक लेखक
व निर्देशक का एक रचना तथा दर्शकों से इस हद तक उपेक्षा को सोचकर मैं सकते में रह गया, सोचने को विवश हो गया कि कोई नाटक से इस सीमा तक लोगों में घृणा, नफरत व सांप्रदायिकता का सैलाब भर देने को उद्यत है। दर्शकों को भावुकता के इस स्तर पर इस हद तक पहुंचा देना चाहता है कि वह जो चाहता है दर्शकों से कराने को तत्पर हो जाता है। क्या एक नाटक का यही उद्देश्य है कि वह बुद्धि और विचार के स्तर पर कुंठित कर दर्शकों के अंदर इतना आवेग संचार कर दे कि उन्हें कुछ पता न चले कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक। जब मैंने राजेश कुमार के इस वक्तव्य को पढ़ा तो निश्चित तौर पर मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा क्या, मतलब क्या ट्रिगर हुआ लेखक के, मतलब दिमाग में, विचार में। और आपको एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लेखक है, जो नाटककार हैं, वो अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी विचारों के नाटक, मतलब जो उनके विचार हैं वो अम्बेडकराइट मतलब लेखक हैं। ये बात भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अम्बेडकर को जानने समझने वाला, उसको मानने वाला, उसके विचारों को मानने वाला गांधी को लेकर के, और गांधी को भी मतलब पॉजिटिव वे में को लेकर के 4-5 नाटक लिख रहा है। मैंने जब इस बारे में राजेश कुमार से बातचीत की कि अम्बेडकर वादी जो लोग हैं वो गांधी के प्रति इतना सकारात्मक जो है वो दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता उनके अंदर, तो राजेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि गांधी में उस प्रकार का अम्बेडकराइट नहीं हो सकता जो गांधी के प्रति इतनी कटुता से या इतनी मूर्खतापूर्ण बातें मैं करूं, जैसा अक्सर लोग करते हैं। अ, तो और उन्होंने एक बात पर भी जोर दिया था कि गांधी जो हैं, गांधी और अंबेडकर के जो विचार हैं उनमें से हम उन विचारों को बिल्कुल लोगों के सामने, पाठकों के सामने, दर्शकों तक लेकर आना चाहते हैं जो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने मार प्राज्य नाटक लिखा है गांधी के ब्रह्मचर्य सिद्धांत को लेकर के, तो उसमें जो है वो गांधी के ब्रह्मचर्य सिद्धांत को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं उस नाटक में राजेश कुमार जो है। लेकिन गांधी की जो अहिंसा की नीति थी, आंदोलनों में जो आंदोलन अब भी हो रहे हैं 21वीं सदी के 2 दशक बीत जाने के बाद भी, उनमें गांधी का ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन अगर हो तो वो ज्यादा रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से राजेश कुमार ने अपनी बात को स्पष्ट किया कि बेशक वो अंबेडकर के विचारों को मानने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अंबेडकर और गांधी दोनों को ही अगर क्रिटिसाइज करना हो तो लोग बेशक करें, उनके विचारों को क्रिटिसाइज करें, लेकिन कम से कम उनको पढ़ करके क्रिटिसाइज करें। उनकी आलोचना अगर कोई करना चाहे तो उनको पढ़ करके ही, वो दोनों ही मतलब जो अम्बेडकराइट हैं और जो गांधीवादी हैं, दोनों ही लोगों को वो इस बात के लिए राजी करते हैं कि वो एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले उनको पढ़ लेना चाहिए, बिना पढ़े ही मतलब। और एक बात और कि उन दोनों ही लोगों ने जो इतना व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव जमाया है और अब तक मतलब गांधी और अंबेडकर जो हो लगातार बने हुए हैं, तो उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनका एक नाटक है, राजेश कुमार का ही एक नाटक है, अंबेडकर और गांधी। उसमें वो दिखाते हैं, उसमें वो अंबेडकर और गांधी दोनों को ही मतलब इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भाव से और एक दूसरे के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मतलब उनके डायलॉग्स होते हैं। हालांकि वो ऐतिहासिक परिदृश्य के अनुसार उनके अंदर आपस में असहमति का भी स्वर है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं वही बात फिर आ जाती है कि दोनों के जो फॉलोवर हैं एक दूसरे के प्रति इतने नकारात्मक ना रहें। तो बात को फिर से एक बार फिर गांधी ने कहा था
नाटक से जोड़ते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मराठी नाटक का जो मराठी मी नाथूराम गोडसे बोलते हुए जो नाटक लिखा गया था, इसके जो मराठी नाटक था, इसको टैकल करने के लिए जो नाटक लिखा गया, ये गांधी ने कहा था। मराठी नाटक के फांसीवादी चिंतन ने लेखक राजेश कुमार को प्रेरणा दी कि इसका प्रतिकार करने के लिए वह गांधी के कहे को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नाटक की रचना की जाए। उन्होंने महसूस किया कि केवल मौखिक विरोध पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए एक नाटककार होने के नाते यह नाटक एक नाटक का जवाब है। लेखक ने यह स्पष्ट निर्णय लिया कि गोडसे और गांधी के बीच चल रहे विचारात्मक युद्ध में उसे गांधी की तरफ खड़ा होना है। यह सिर्फ लेखक के लिए महत्वपूर्ण फैसला नहीं था, बल्कि भारत के जन सामान्य को भी समझना था कि वह इनमें से किसके पक्ष में है। इसलिए जन सामान्य तक गांधी के दृष्टिकोण को पहुंचाने के लिए इस नाटक की रचना की गई। यह कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से जन सामान्य से गांधी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह नाटक स्पष्टता के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को जवाब देने की कोशिश करता है। वह गोडसे की बजाय गांधी को अहमियत देता है। यही इस नाटक की खूबसूरती है। प्रस्तुत नाटक जो ये नाटक है, इसका आरंभ जो है वो भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर दिए जाने वाले भाषण से होता है। भाषण के मध्य में ही हिंदू मुस्लिम दंगों की आहट होने लगती है और जिसके कारण नेहरू की आवाज दब सी जाती है। और आप सभी साथियों को पता होगा कि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भारत को आजादी मिल रही थी और नेहरू और दूसरे जो भारत के बड़े लीडर थे, वल्लभ भाई पटेल से लेकर के राजेंद्र प्रसाद से लेकर के, वो दिल्ली में थे और वो आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन गांधी कहाँ थे? ये प्रश्न भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य ये कहता है कि गांधी उसी समय, जिस समय भारत को आजादी मिल रही थी, वो कलकत्ता के एक जहाँ पर दंगे होते हैं, दंगे का एरिया है, वहां पर वो गए हुए हैं दंगों को रुकवाने के लिए। और इस नाटक का प्रारंभ भी वहीं से शुरू होता है। नाटककार जो है वो गांधी को लेकर के आता है, आजादी मिलने का समय है और दंगे हो रहे हैं, और गांधी जो है वो कलकत्ता के एक मुस्लिम मोहल्ला बेला घाट में उपवास कर रहे हैं और चारपाई पर बैठकर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ से नाटक की शुरुआत होती है। नाटक में दिखाया गया है कि गांधी जी न केवल दंगों से परेशान है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही अनदेखी भी उन्हें चुभ रही है। जो नाटककार हैं वो इस बात को भी रेखांकित कर रहे हैं कि गांधी जो है वो, गांधी ने बिल्कुल कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। उसका भी एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उसके द्वारा जो बातें कही गई, ये जो बात कही गई है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब हिस्टोरिकल चीज है ये। उनका मानना है कि यदि इसी प्रकार से सांप्रदायिकता की आग बढ़ती रही तो आजादी के क्या मायने रह जाएंगे। इस कीमत पर मिली स्वतंत्रता उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। गांधी स्पष्ट करते हैं कि इतने वर्षों के संघर्ष से मिला स्वराज्य उनके सपनों का स्वराज्य नहीं है। यहाँ पर स्वराज्य की बात आती है तो गांधी का जो स्वराज्य, गांधी किस प्रकार के स्वराज्य की बात करते हैं? गांधी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और उनका स्वराज्य किस प्रकार से आकार लेता है। और गांधी के स्वराज्य में कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? एक नाटक है जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है पिछले दिनों, वो मेरे ध्यान में, मतलब जब स्वराज्य की बात आती है तो गांधी गोडसे एट द रेट गांधी.com जो असगर वजाहत का नाटक है, उसमें गांधी जो है, उसमें कल्पना की गई है कि गांधी जो है वो गोडसे की गोली से बच जाते हैं, मारे नहीं जाते। उसके बाद वो आदिवासियों के गांव में जाकर के वहीं पर अपनी गांव वालों की ही सरकार का एक गठन कर लेते हैं। नाटक में, उस नाटक में दिखाया गया है कि गांधी जो है वो आदिवासियों के गांव में जाकर के वहां के एक कंटेम्प्रेरी सरकार, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना लेते हैं जो नेहरू के बराबर में खड़ी होती है। और जब नेहरू गांधी से मिलने आता है
तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है, जो गाँव का प्रधानमंत्री गांधी ने नियुक्त किया है, तो गांधी कहते हैं उससे कि नेहरू ये हमारा प्रधानमंत्री है, इससे हाथ मिलाओ। तो गांधी का स्वराज्य जो है वो ग्राम ग्राम स्वराज भी कहा जाता है इसको। और गांव के अंतिम, बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे लाने का जो जो व्यवस्था थी उसको स्वराज्य कहा है महात्मा गांधी ने। तो नासिक पे एक बार फिर से लौटते हैं। इस नाटक में एक पात्र है सुहरावर्दी, जो मुस्लिम पात्र है। वो गांधी को कहता है कि पहले तो पूरा देश आपकी बात सुनता था, लेकिन आज कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो गांधी उसको जवाब देते हैं कि जनता भी मेरे साथ नहीं है। देखिए आप निराश गांधी को देखिए यहाँ पे। पंजाब के लोग मुझे हिमालय पर जाकर संन्यास लेने को कहते हैं। पंजाब दंगों से प्रभावित सबसे ज्यादा जो पंजाब का एरिया था, सब लोग मेरे फोटो पर माला चढ़ को तैयार, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ा रुककर, शायद मेरा जीवन कार्य समाप्त हो चुका है। भगवान अब और अपकर्ष से बचा ले तो कृपया हो जाए। मैंने इसी विश्वास में अपने को धोखा दिया कि जनता अहिंसा के साथ बंधी हुई है। यानी ये पंक्ति जो है, मैंने इसी विश्वास में अपने को धोखा दिया है कि जनता जो है अहिंसा के साथ बंधी हुई है। जब मैं ये पंक्ति पढ़ रहा था तो मेरे को मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही एक उपन्यास पढ़ा है, और आप लोगों ने भी पढ़ा है। वो 1947 नरेश ने मेरे को दिया था वो उपन्यास, जिसका परमानंद शास्त्री ने अनुवाद किया है, वो पंजाबी का। जब आप उसकी भूमिका पढ़ेंगे तो उस भूमिका में एक बात कही गई है कि ऐसा क्या था कि गांधी के होते हुए, जवाहरलाल नेहरू के होते हुए और इतने सारे जो भारतीय इतिहास के बड़े लोग हैं, इनके होते हुए इतना भयंकर होता है, इतने इतने लोग मारे जाते हैं और इतनी बर्बरता दिखाई मतलब अ, होती है। तो क्या गांधी जो थे वो असफल हो गए थे? क्या गांधी का जो दर्शन था पूरा अहिंसा का, और जो वो आम आदमी की बात करता है, तो क्या वो मतलब पूरी तरीके से फेल हो गए थे? तो यही जो पंक्ति है, मैंने इसी विश्वास में अपने को धोखा दिया है कि जनता अहिंसा के साथ बंधी हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नाटक में दिखाया गया है कि बेशक गांधी निराश हुए हैं, लेकिन वो दंगों को रुकवाने के लिए दृढ़ है। इसके लिए चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, इसके लिए वे आमरण अनशन करने की बात भी अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं। इतनी देर में ही गली में शोर हो जाता है। एक भीड़ आचार्य जी के नेतृत्व में, ये जो आचार्य जी है, ये सांकेतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल है कि हिंदू, जो कट्टर हिंदू जो लोग हैं, और आचार्य जो जो आरएसएस से निकले हुए लोग, या इस प्रकार का बिल्कुल संकेत करता है। आप लोग मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आप वहां तक पहुंच रहे होंगे। एक भीड़ आचार्य जी के नेतृत्व में गांधी वापिस जाओ के नारे लगाती हुई गांधी जी के पास पहुंच जाती है। खून का बदला खून, हर हर महादेव, आप नारों पर भी ध्यान दीजिए कि नारे गूंजने लगते हैं, वो पत्थर चलने लगते हैं, लेकिन गांधी के चेहरे पर किसी प्रकार की हड़बड़ी दिखाई नहीं देती। वो दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई देते हैं। हिंदू दंगाई गांधी से कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, इसलिए इनकी हिमायत में मत बोलो। यह दंगाई भीड़ गांधी के साथ रह रहे एक मुस्लिम के खून की प्यासी अगर गांधी को बीच में न पड़ने का सुझाव दे रही है, लेकिन गांधी अडिग रहते हैं, जिससे दंगाइयों के मंसूबे सफल नहीं हो पाते। इस भीड़ के बीच तारकेश्वर नाम का पात्र है, जो गांधी की तरफ रोटी फेंक कर कहता है कि अपना उपवास तोड़ लो, वह यहाँ से चले जाओ। देखिए जो ये तारकेश्वर नाम का, तारकेश्वर पांडे इसका नाम है, और ये पूरी तरीके से पहले गांधीवादी होता है, गांधी को मानने वाला, लेकिन नाटक में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसके बेटे को मुस्लिम, जो कट्टर मुस्लिम है, वो काट करके मार देते हैं, फेंक देते हैं। तो फिर ये थोड़ी देर के लिए हिल जाता है। देखिए व्यक्तिगत जो अक्षति है, व्यक्तिगत हानि है, वो एक बार आदमी को अपने विचार से दूर लेकर के चली जाती है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, जो जानने और समझने की अक्षमता रखने वाला, वो फिर भी समझता है कि व्यक्तिगत चीजें इसमें बिल्कुल गौण होती हैं, और जो विचार है, जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
और नाटक में राजेश कुमार इस बात को पूरी तरीके से रेखांकित करते हैं गांधी से मिलकर के। और गांधी जिस प्रकार का सुझाव देते हैं तारकेश्वर पांडे को कि कट्टर मुसलमानों ने अगर आपके बच्चे को मार दिया है तो आप इसका बदला उनके बच्चों को मार करके ना लें, उनको मार करके ना लें, बल्कि आप एक बच्चे को पालें। और बच्चा कौन हो? वो मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम धर्म का बच्चा हो और जिसके माँ बाप को कट्टर हिंदुओं ने मार दिया हो। एक ऐसे अनाथ बच्चे को आप मतलब एक ये बिल्कुल गांधीवादी तरीका है। गांधी इसी प्रकार से अपनी चीजों को सामने रखते हैं लोगों पे। और तारकेश्वर जो गुस्से में पागल होता है, जो मुसलमानों की बर्बरता से व्यक्तिगत रूप से हानि उसको पहुंची है, लेकिन फिर भी वो गांधी की बात को स्वीकार कर लेता है। और गांधी की बात को स्वीकार करने के बाद वो एक बच्चे को लेकर के, क्योंकि उस वक्त बहुत आसान था ऐसे बच्चों को ढूंढना जिसके जिनके माँ बाप मतलब मर चुके हो, एक अनाथ बच्चे को दोनों ही कम्युनिटियों में, क्योंकि दोनों तरफ से ही मतलब बहुत ज्यादा आपको पता ही है दंगों में किस प्रकार से चीजें होती हैं, मार दिया जाता है। और तारकेश्वर घर में एक मुस्लिम बच्चे आफ्ताब के साथ आता है। देखिए जो एक साहित्यकार किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से चीजें उसके साथ चलती है। जो तारकेश्वर पांडे का जो बच्चा था जिसको मुस्लिम लोगों ने मार दिया था, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, जो कट्टर तो उसका नाम होता है सूरज। जबकि जो बच्चे को अपने साथ लेकर के आता है उसका नाम आफ्ताब। और आफ्ताब का मायना भी सूरज ही होता है। महताब होता है चांद और आफ्ताब का मतलब होता है सूरज। तो लेखक जो है वो इस प्रकार से मतलब आफ्ताब और सूरज मतलब ये पर्यायवाची शब्द है, मतलब एक ही चीज है। बच्चे जो हैं वो बराबर के ही मतलब जो समानांतर ही है। उसके जो आफ्ताब है वो सूरज का ही प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और जो तारकेश्वर पांडे की जो पत्नी होती है वो एक मुस्लिम बच्चे को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि महिलाओं का एक मनोविज्ञान होता है और स्त्रियों का जो मनोविज्ञान है वो धार्मिक रूप से कुछ ज्यादा ही मतलब अपने धर्म के प्रति उनका लगाव होता है और धार्मिक प्रपंचों में वो पड़ी रहती हैं। और ये जो नाटक है वो जिस प्रकार से जिस समय को दिखाता है उस समय में तो और भी ज्यादा, लेकिन फिर भी तारकेश्वर इस मामले में बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा गांधी जो दृढ़ होते हैं उसी प्रकार से जो तारकेश्वर है अपनी बात पर दृढ़ रहता है और आफ्ताब को अपने बेटे जैसे पालने की प्रतिज्ञा दोहराता है। और अलग अलग प्रकार से नाटक में दिखाया गया कि जो हिंदू कम्युनिटी के जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो किस प्रकार से तारकेश्वर को धमकियां देते हैं। और नाटक का जो वितान है वो बड़ा लंबा है। इसके बाद जब जो नाटक है वो जब आप देखेंगे कि इसमें जो तीसरा दृश्य है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ वर्षों के बाद आफ्ताब बड़ा हो चुका है। इस दृश्य में नाटककार जो है वो दिखाता है कि किस प्रकार आफ्ताब एक हिंदू घर में मुस्लिम पूजा पद्धति के साथ रह रहा है। गांधी ने तारकेश्वर पांडे को जब कहा था कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे को गोद लोगे, उसको अपने बच्चे की तरह पालोगे, तो गांधी ने एक बात और कही थी कि आप उसके ऊपर अपनी आदतें नहीं ला दोगे, अपने रीति रिवाजों को नहीं ला दोगे। वो जिस भी धर्म को माने, जिस भी पूजा पद्धति को माने, वो उसी प्रकार से रहेगा। और तारकेश्वर पांडे जो है वो महात्मा गांधी के इस आदेश को भी सिर झुका करके मान लेते हैं। और नाटक में जो तारकेश्वर की पत्नी होती है सुमित्रा, उसके माध्यम से भी मतलब दिखाया गया है कि एक और जो विचार है जो छुआछूत वाला, इसमें ये दिखाया गया है। इसमें एक डायलॉग है इसी में तीसरे दृश्य में ही। सुमित्रा कहती है कि खाली कहने से कलंक नहीं धुलता है, व्यवहार में कुछ करना भी पड़ता है।
बताओ कितनों ने अपनी बेटियां भंगियों को ब्याही है। खूब जानती हूँ ऐसों को जो जलसों में तो बढ़ चढ़कर भाषण देते हैं, पर घर जाते मल मल कर नहाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा अक्सर मतलब पिछले 30 40 50 60 सालों में हम देखते आ रहे हैं कि लोग किस प्रकार से बाहर उनका आचरण किस प्रकार से होता है और वास्तव में वो किस प्रकार से वो बाहर तो बड़े कौमी एकता के नारे लगाते हैं, बाहर तो जाति पाति को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन घर में आकर के उनका व्यवहार एकदम से किस प्रकार से चेंज हो जाता है, वो इसी चीज को भी रेखांकित करता है। इसके बाद इसके अगले दृश्य में ही दिखा गया कि किस प्रकार आफताब के बहाने मोहल्ले के हिंदू कट्टरपंथी सुमित्रा को परेशान करते हैं। इस दृश्य में सुमित्रा आफताब के प्रति प्रेम से भरी हुई होती है। देखिए स्त्री के अंदर एक एक हृदय है, और उस हृदय का परिवर्तन होना बड़ा आसान होता है। देखिए आज भी अगर आप देखेंगे कि स्त्रियां जो है वो धार्मिक बेशक की हो, लेकिन जो उनके हृदय में जो ममता है वो दूसरे पक्ष को भी आसानी से मतलब अडॉप्ट कर लेती हैं। तो नाटककार ने इस बात को भी दिखाया है कि जो सुमित्रा आफताब को अ, अपना बेटा नहीं मानती थी, उसके प्रति प्रेम से भरी हुई है। और जब आफताब हिंदू बनने की बात कहता है, क्योंकि नाटक में दिखाया गया है कि आफताब मोहल्ले में अकेला मुस्लिम बच्चा है, तो दूसरे मुस्लिम जो दूसरे बच्चे हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो उनके साथ सहज नहीं हो पाता, तो वो कहता है कि मैं हिंदू बन जाऊं। तो उसकी माँ जो है सुमित्रा जो है, जिसको वो माँ ही कहता है, तो उसको स्पष्टता के साथ कहती कि हिंदू बनने की उसे कोई जरूरत नहीं है। एक माँ के लिए कोई बेटा हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वह सिर्फ बेटा होता है। इसके अलावा सुमित्रा जो छूत अछूत का ध्यान रखती थी, उसके विचारों में परिवर्तन इस दृश्य में दिखाया गया है। नाटक का पांचवा दृश्य कई वर्षों के अंतराल के बाद दिखाया गया है। आफताब जो है वो 40 वर्ष का हो चुका है। वह एक शोध कार्य में लगा है। बातचीत से पता चलता है कि आफताब मुस्लिम संप्रदाय के गरीबी के कारणों पर शोध कर रहा है। देखिए लेखक जो हो किस प्रकार से महीन दृष्टि, इनकी दृष्टि कितनी महीन है। मुस्लिम संप्रदाय के गरीबी के कारणों पर शोध कर रहा है, इसलिए भी मोहल्ले के लोग न केवल उसको अपमानित करते हैं बल्कि उससे घृणा भी करते हैं। इस दृश्य में क्रिकेट के खेल के माध्यम से मुस्लिम युवकों को अपमानित किया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। मोहल्ले के लोग रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे हैं। जब आफ्ताब उनसे स्कोर पूछता है तो हिंदू कट्टरपंथी उसे पाकिस्तानी सपोर्टर कहकर उसका अपमान करते हैं। आफ्ताब समझ जाता है कि उसके मुस्लिम होने के कारण ये सब किया जा रहा है। यह वह समय है जब लोग क्रिकेट को दीवानगी की हद तक जाकर देखते हैं। और आप सभी को पता ही है कि क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारे मतलब आज भी अ, ये तो मतलब आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जब हम क्रिकेट मैच सुनते देखते थे, 12 13 साल पहले 15 साल पहले, तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसा होता था कि मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले बच्चों के प्रति एक विशेष सिर्फ क्रिकेट के कारण मतलब उनसे एक अलग सा विद्वेष की भावना आ जाती थी लोगों में। और नाटक में भी इसी प्रकार से दिखाया गया है। अगला दृश्य है वो छोटा है, जो छठा दृश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिखाया गया है कि एक किताब प्रकाशित हुई है जिसके कारण मुस्लिम धर्म के लोग उसे जलाने की बात कर रहे हैं, और आफ्ताब पहले उसे पढ़ने की बात कह रहा है। लेकिन मुस्लिम युवा इसी बात पर अड़े हैं कि उनके मजहब के बारे में क्यों लिखा गया है। यह पूरा दृश्य एक महत्वपूर्ण बहस में तब्दील हो जाता है। आफ्ताब मुसलमानों की गरीबी का कारण उनके धार्मिक विचारों व पढ़ने लिखने की संस्कृति न होने को मानता है, जिसके कारण 4 5 मुस्लिम युवक उससे बहस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हिंदू के घर में रहने के कारण यह भी काफिर हो गया है। देखिए आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि एक जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होता है वो दोनों ही तरफ से, जैसे मुक्तिबोधनी कहते हैं कि बाहरी और भीतरी दो पार्टों के बीच में फंस जाता आदमी, तो इसी प्रकार से जो निरपेक्ष व्यक्ति होता है वो दोनों ही तरफ से। अब नाटक में दिखाया गया कि
आफ्ताब को हिंदू धर्म के लोग जो हैं उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, उसके प्रति घृणा करते हैं, और जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये हिंदू के घर में रहने के कारण ये भी काफिर हो गया है और ये मुसलमानों के प्रति एक अलग सा रवैया रखने लगा है। तो दोनों तरफ से ही मतलब ये एक इम्पोर्टेंट दृश्य बन पड़ा है, कि महत्वपूर्ण दृश्य है। नाटक का जो अगला दृश्य इसमें दिखाया गया है कि गांधी के आदर्शों का पतन हो चुका है। नाटक का मुख्य पात्र तारकेश्वर वृद्ध हो चुका है और अपने गांधीवादी सिद्धांतों पर अडिग है। देखिए तारकेश्वर जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर अडिग है। वो निराश हो चुका है लेकिन गांधी के सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। जब आप जब आपने नाटक पढ़ा होगा तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि तारकेश्वर जो है वो इस बात को रेखांकित करता है कि जैसे नहीं कहते कि चाहे मैं अकेला ही रहूं लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पे रहूंगा। तो तारकेश्वर पांडे भी इसी प्रकार की बात करता हुआ दिखाई देता है कि चाहे जितने दूसरे लोग गांधीवादी हों, उनका पतन हो चुका हो, लेकिन मैं गांधी के सिद्धांतों को हमेशा अंतिम समय तक मानूंगा। और सुमित्रा जो है वो गांधी के विचारों का कत्ल होते देखकर तारकेश्वर को समझाने का प्रयत्न करती है। समझाने का प्रयत्न इसलिए करती है क्योंकि तारकेश्वर जो है वो हर रोज मरते गांधी के सिद्धांतों को देख करके बहुत मतलब बेचैन रहता है। इस दृश्य में आफ्ताब और तारकेश्वर के बीच धर्म को लेकर भी काफी तर्क वितर्क होता है। आफ्ताब अब मुस्लिम धर्म की तरफ बढ़ रहा है, वो मस्जिद भी जाने लगा है। उसका मानना है कि इस देश में मुसलमानों को न तो विश्वास से देखा जा रहा है और न ही उनको गरीबी से निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शायद इसलिए ही वो मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। या भारतीय राजनीति की विडंबनाओं की तरफ भी लेखक ने आफ्ताब के माध्यम से इशारा किया है कि कैसे सांप्रदायिक राजनीति के कारण मुसलमानों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। दंगों के दौरान भी केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। देखिए ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद से लेकर के और अब तक मतलब मुसलमानों के साथ एक भेदभाव का तरीका रहा है, हमेशा से रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। मुसलमानों को कितने ही मतलब देखते हैं कि 15-15 साल की सजा बिना खोटी, बिना दोषी, बिना किसी गुनाह के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अंदर डाल देती है। बहुत सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो शक की बिना पर ही 20-20 साल तक, और बाद में जब उनको बरी किया जाता है तो हम देखते हैं मतलब यही मतलब इस नाटक में ये भी एक पक्ष दिखाया गया है जिसके कारण जो आफ्ताब है वो गांधीवादी सिद्धांतों से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करता है। जैसा आपने नाटक की शुरुआत में देखा होगा कि तारकेश्वर पांडे भी अपनी निजी व्यक्तिगत क्षति को देख करके गांधीवादी सिद्धांतों से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मान जाता है। और इसी प्रकार से नाटक के बीच में भी दिखाया गया है कि जो आफ्ताब है वो गांधीवादी सिद्धांतों को न मान करके वो कट्टर मुस्लिम विचारों के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन बाद में जो है वो भी गांधीवादी बन जाता है। और इसमें एक इन दोनों के बीच तारकेश्वर और आफ्ताब के बीच में एक डायलॉग, एक संवाद है बड़ा इंपॉर्टेंट। तारकेश्वर कहता है कि गुस्से से थर थर कांपते हुए, तो फिरका परस्ती का रास्ता अख्तियार करोगे, मजहब के नाम पर अवाम को गुमराह करेंगे। जान लो आफ्ताब, फिरका परस्ती और धर्म दो अलग अलग रास्ते हैं। जो लोग फिरका परस्ती की अधिक दुहाई देते हैं उनका अपने धार्मिक उसूलों से कोई सरोकार नहीं होता। वे महज अपने स्वार्थों के लिए नासमझ जनता को धर्म के पवित्र नाम पर लड़वाते हैं। आफ्ताब कहता है फिर, मेज पर रखे पुराने अखबारों को उठाकर, अब्बू, विज्ञान का एक सिद्धांत है, हर क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए अखबार क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रेस कैसा जहर उगल रहा है। वीर अर्जुन 7 अक्टूबर 90 प्रचार, हिंदू अब जाग गया है। इंडियन एक्सप्रेस, राम भक्तों का अयोध्या मार्ग, पूरा जिला राम में हो गया है। जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक प्रतीक था बाबरी मस्जिद, और उस दौरान की जो घटनाएं हैं और जिसमें देश के बुद्धिजीवियों से लेकर के और देश के अखबार मीडिया जिस प्रकार का रोल अदा करती हैं वो इसमें दिखाया गया है। इस संवाद में आप पढ़ सकते हैं। इस जो गांधी ने कहा था का 8वां दृश्य है,
वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उपजी परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। इस दृश्य में आफताब जो है भयंकर स्तर पर निराश हो चुका है। हिंदू कट्टरपंथियों के जश्न को देखकर मानसिक अवसाद महसूस कर रहा है। वह इस बात से भी दुख महसूस कर रहा है कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी भी मौन साधे बैठे हैं। वो इस फांसीवाद के खिलाफ न तो सड़कों पर उतरे और न ही उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष करने का जज्बा दिखाया। उनकी जिजीविषा सिर्फ गोष्ठियों और सेमिनारों तक सिमट कर रह गई है। तारकेश्वर उनकी बातों से सहमत होता हुआ कहता है कि अंधेरों को कोसने भर से अंधेरा नहीं मिटता, इसको दूर करने के लिए दिया जलाना पड़ता है। इस जवाब में आफ्ताब मुसलमानों को आजादी दिलाने वाले रास्ते की बात करता है और तारकेश्वर को भी हिंदुत्व का चेहरा बतला देता है, जिसे सुनकर तारकेश्वर पांडे अचंभित रह जाते हैं। वो दुख और परेशानी से भरकर आफ्ताब को कहते हैं कि किस प्रकार वो एक छोटे से मुस्लिम अनाथ बच्चे को अपने घर लेकर आया था, बहुत मुसीबत के समय भी अपने सिद्धांतों का निर्वाह किया और सबसे बड़ी बात कि उसे अपने धर्म से कभी दूर नहीं किया। गुस्से में भरकर तारकेश्वर आफ्ताब को घर छोड़ने के लिए कह देता है और कहता है कि उसकी लाश को भी हाथ नहीं लगाएगा। जिसके बाद आफ्ताब, जिसको सुमित्रा सूरज कहकर संबोधित करती रही थी, कि मना करने के बावजूद अपना सामान बांधकर घर से निकल जाता है। जो आफ्ताब और तारकेश्वर के बीच में ये सब दिखाया गया है वैचारिक मतभेद, जिसके कारण जो आफ्ताब है वो घर से बाहर निकल जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे तो आपको सब वही मिलेगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस और जिस प्रकार की पॉलिटिक्स और जो जश्न मनाया जाता है कट्टरपंथियों के द्वारा, वो सारी चीजें इसमें हैं। इसका अंतिम दृश्य बहुत भावुक कर देता है। आफ्ताब को घर छोड़े हुए कुछ महीने बीत चुके हैं, जिसके कारण तारकेश्वर पांडे बीमार हो चुका है, कुछ और ज्यादा वृद्ध हो गया है। उसके पास आचार्य जी आते हैं और कटाक्ष करते हैं कि मस्जिद टूटने के बाद से मुसलमान सदमे में हैं। इसके साथ साथ वो उन हिंदुओं को भी अपना दुश्मन बताता है जो प्रगतिशील विचारों के हैं। यहाँ एक कट्टर हिंदू की मानसिकता को उजागर किया गया है। तारकेश्वर बीमार होने के बावजूद उससे तर्क करते हैं और हिंदू कट्टरपंथियों को देश का सर्वनाश करने का कारण मानते हैं। या यह भी दिखा गया है कि आचार्य जी महात्मा गांधी की किताबों को कबाड़ी का सामान बताते हैं, वह गांधी के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाते हैं। इसके जवाब में तारकेश्वर कहता है, वो मर गया है तो उसे मारने का नाटक क्यों करते हो, क्यों तोड़ते हो उसकी मूर्तियां, क्यों करते हो बार बार उसका अपमान, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम डरने लगे हो, डरने लगा तुम्हारा हिंसक चिंतन, बेनकाब होने लगी है तुम्हारी धार्मिक प्रतिबद्धता, तुम्हारा अंध राष्ट्रवाद। इसलिए कभी तो उन्हें तुम शैतान की औलाद कहते हो तो कभी राष्ट्रपति मानने से इनकार। आज मुल्क 15 खरब से भी ज्यादा का कर्जदार है और मात्र 55 करोड़ के लिए गांधी को गोली मार दी, और केवल 30 जनवरी 1948 को गांधी नहीं मारे गए। आज भी गांधी मारे जाते हैं। आज भी हजारों गोड़ से भ्रष्टाचार, जातिवाद, हिंसा के नकाब लगाकर हर रोज हर पल गांधी के आदर्शों का गला घोंट रहे हैं। स्वयं गांधीवादियों ने कई बार उनका गला घोंटा है। उनके विचारों एवं सिद्धांतों की हत्या करना क्या उनका मारा जाना नहीं है? फिर भी गांधी जीवित है, विचार के रूप में आज भी जिंदा है, क्योंकि वो एक सत्य है और सत्य कभी मरता नहीं। वो एक विश्वास है और विश्वास कभी नहीं मरता। नाटक में दिखाया गया है कि आचार्य जी तारकेश्वर को एक समाचार पढ़कर सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक आतंकवादी संगठन ने 16 लोगों की हत्या कर दी। यह वही संगठन है जो आफ्ताब की आइडियोलॉजी का है। यह सुनकर तारकेश्वर टूट जाते और गांधी जी की तस्वीर को जलाने का उपकरण करते हैं, जिसे सुमित्रा बचा लेती है। इस दृश्य के अंत में आफ्ताब घर में प्रवेश करता है। वो दुखी है और कातर स्वर में तारकेश्वर को अब्बू कहकर पुकारता है और कहता है कि आज आफ्ताब वापिस अपने घर लौट आया है। देखिए ये प्रतीक जो है, आज आफ्ताब वापिस लौट आया है। वापिस लौटना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाकर के आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन निराश और हताश तारकेश्वर उससे जाने के लिए कह देता है। उसके बाद आफ्ताब उसके बाद आफ्ताब जो है उसको पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार व्यवस्था से भयंकर नफरत करने वाले लोगों के समूह में शामिल हुआ। उस समूह में हर वो आदमी था जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था, परंतु जब उस समूह के द्वारा नरसंहार की वो वारदात की गई तो सत्य मेरे सामने आ गया, और वो सत्य कोई और नहीं बल्कि गांधी का सत्य था, अहिंसा का सत्य था। उस नरसंहार के समय आफ्ताब की नजर एक छोटे बच्चे की ओर पड़ी जो दुबका सहमा खड़ा था।
उसे लेकर वो वहां से भाग आया। उसने फैसला लिया है कि वो सूरज नाम से उसका पालन पोषण करेगा। जो काम बहुत वर्ष पहले गांधीवादी तारकेश्वर ने किया था, मनुष्यता को पोषित करने वाला, वही काम उसका बेटा आफ्ताब करेगा। यह जानकर तारकेश्वर की सारी हताशा दूर हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि गांधी जैसे गांधी अब भी जिंदा है। उसे महसूस होता है कि वो नहीं हारा, बल्कि हिंसा और नफरत हारी है। आफ्ताब उस 8 वर्षीय बच्चे को घर ले आता है, जिससे पूरा घर प्रकाशमान हो जाता है। इतने में ही दो लोग रिवॉल्वर लेकर घर में प्रवेश करते हैं और आफ्ताब पर तान देते हैं। आफ्ताब उनको पहचान लेता है। यह हत्यारे उसी आतंकवादी संगठन के सदस्य होते हैं। उनके फायर तारकेश्वर अपने सीने पर ले लेते हैं। आफ्ताब अपनी रिवॉल्वर लेकर उनके पीछे जाने को उद्यत होता है, लेकिन घायल तारकेश्वर उसको रोक लेता है और कहता है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता, और दम तोड़ देता है। इस प्रकार मरकर भी तारकेश्वर पांडे जो है, वो गांधीवादी मूल्यों के प्रति अपनी आस्था साबित करता है। ये जो नाटक है, ये यहाँ पर इसका अंत हो जाता है। लेकिन ये नाटक ऐसा है जो मतलब बिल्कुल अ, खत्म नहीं होता। ये बिल्कुल पोज लेता है। नाटक की ही भाषा में अगर बात करूं, तो ये एक पोज लेता है। मतलब जब पाठक इस नाटक से गुजरता है, तो उसकी वैचारिक शक्ति जो है, वो अ, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे समुद्र में जो कश्ती चलती है, उसी प्रकार से होता है। पहले जब वो देखता है कि जो तारकेश्वर है वो गांधी के प्रति नफरत से भरा हुआ है, लेकिन बाद में वो गांधीवादी सिद्धांतों को किस प्रकार से मानता है, आफ्ताब को घर लेकर के आता है, और आफ्ताब का जो पूरा जीवन है किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और गांधी के अहिंसात्मक अ, जो रवैया था उनको, उसको इस शानदार तरीके से, इस बेहतरीन कथा के माध्यम से जो कथ्य है, बड़ा शानदार है, अद्भुत है, और आज के समय में बड़ा रेलेवेंट है। आप लोग इसमें अपनी बातें जोड़ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, शैलेंद्र जी ने, योगेश भाई ने और नरेश ने, गौरव और विनोद साथ में जुड़े हुए साथी हैं। तो आप भी इसको आज के समय से रिलेवेंट करके जोड़ करके देख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं अपनी बातचीत जो है यहीं पे खत्म करता हूँ, और वापिस नरेश की तरफ लौटते हैं। तो साथी नरेश। धन्यवाद कपिल, आपने बहुत ही जैसे बारीकी से जो चीजें जिन लोगों को छूना था, जो लेखक का जो मूल, जो कह सकते हैं कि जो उसका उद्देश्य है या भाव है, या जो उस नाटक को लिखने का जो उसका मंसूबा है, उसको आपने पूरी बारीकी से विश्लेषण किया है। और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जैसे ही अगर हम भूमिका ही इस नाटक की पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहीं से क्या है कि लेखक की क्या जो इरादे क्या है, उसका जो उसका वो चाहता क्या है, वहीं से पता लग जाता है कि वो वाद और विवाद कह सकते हैं, डायलॉग कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं, कि गांधी का जो विश्वास है बात करने में है, और वो जो जवाब है कि गांधी का जो अपने गोडसे के जो विचार हैं उसको, या जो जितने भी सांप्रदायिक जो चीजें हैं, जो पहले वाले लेखक है उसका बयान आता है, उसके खिलाफ ये जवाब देने के रूप में, या प्रतिकार करने के रूप में जिसको कह सकते हैं, ये जो पूरी भूमिका पढ़ने से सभी जो साथी हैं महसूस किया है सभी ने। और बीच बीच में जैसे जो इसकी जो चिंता है, राजेश जो लेखक है, कि वो कहता है कि बार बार जब भी गांधी, और ये जो आज का समय आप देखोगे आज जो, और आजकल बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आती है कि जब भी गांधी और गोडसे की जो बहस होती है, तो गांधी की बजाय जो गोडसे है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ये जो सबसे बड़ा खतरा है, ये आपने ही जैसे मेरे ख्याल से इसको अच्छे तरीके से महसूस किया है। और जो सबसे पहले कि नाटक में कई पड़ाव आते हैं, कि कई बार हम जैसे जब भी बातचीत नाटक को लेकर के होती है, या गांधी जो जो सॉरी मुसलमान और हिंदू और जो सांप्रदायिक दंगों की बात, और 1947 की जो दंगे हुए और जो कलंक है हमारे मत्थे पर, उसकी बात होती है, तो कई बार हम उसी दिशा में बढ़ जाते हैं कि बस एक बार जो शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया, फिर या फिर हम उस पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाते हैं कि हिंदुओं की वजह से ये। तो इस नाटक में आपने देखा कि जितने भी पड़ाव हैं,
जो 5-7 जो मुख्य मुख्य पड़ाव है कि पहला जो क्या है कि आजादी है और दंगे है और पूरा भाषण है, और गांधी क्या है कि अपने आप में जो लिख रहा है बार बार उपवास करता है, सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश करता है। दूसरा की जो जो बात करोगे आपकी गांधी और तारकेश्वरम जो है, जो मुख्य इसमें अपना जो करेक्टर गांधीवादी जो भूमिका निभाती है, उसके माध्यम से लेखक कह सकते हो या गांधी की जो विचार है उसको पूरा स्थापित करता है, और वो मान जाता है कि मैं जो गांधी ने कह दिया, मैं एक लालन पालन पोषण करूंगा ऐसे बच्चे का जिसकी दंगे में मौत होती है, और अपने बेटे सूरज की जो हत्या है उसके बदले मुझे मैं इसी का लालन पालन पोषण, इसी की जो पूरा जो इसका मलहवा है उसी में करूंगा। तीसरा आप देखोगे कि जो सुमित्रा है, जो गांधी के नाम पे जो चोला या जो धारण जो उन्होंने एक तरीके से नकाब ओढ़ करके आजकल का हम देखते हैं कि गांधीवादी होने का दावा करते हैं, उसको लेकर के भी वो एक पूरी बातचीत है। और फिर बाद में वो क्या है कि आफ्ताब वाला जो शोध कार्य का जो आपने बहुत ही बारीकी से जिक्र किया है कि मुसलमानों की गरीबी के कारण क्या है, और जो उसको दूसरे तरीके से मोड़ते हैं, वो उसमें शोध कार्य में आपका बताता ही है। और फिर जो तीसरा, जो उसके बाद जो पड़ाव कह सकते हो तीसरा क्या है, पांचवा सटाई कह सकते हो कि आफ्ताब क्या है कि रास्ता भटक जाता है, या इसी तरीके से कह सकते हो कि आप सांप्रदायिक चीजें उसको अलग तरीके से दिखती है, और फिर वो दोबारा लौट करके आता है, और अंत में आप देखोगे कि हिंसा पर अहिंसा की विजय है, या जो सारे के सारे मंसूबे नाटक में लेखक ने और गांधी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और जो आपने बीच में बहुत अच्छा जिक्र किया है कि जो गोडसे 88 गांधी रोड को, मैं भी जैसे इसको दूसरी बार इस नाटक को पढ़ कर गया, तो मुझे जैसे इसमें बहुत अच्छी चीजें पढ़ते हुए जैसे मेरे मन में था कि मैं इस नाटक को पढ़ने के बाद इस नाटक को भी पढ़ूंगा। तो इसमें क्या है कि मैं गांधी की जो बात आपने पढ़ रखी है कि जो बताया कि मैं विचारों को गोली से नहीं विचारों से समाप्त करना चाहता हूँ, गोडसे और जो गांधी की बातचीत है, जो डायलॉग है। और सबसे शानदार जो कपिल मुझे इस बात में जो गोडसे वाली में, गोडसे एट डेट गांधी डॉट कॉम वाली में, वो जो गांधी कहता है कि मेरा भी क्या है कि दर्शन या मेरा विश्वास गीता में है, और गोडसे भी कहता है कि मेरा भी विश्वास है। तो गांधी कहता है कि देखो क्या रहस्य में जो एक तरीके से बात है कि आपने तो क्या है कि हिंसा ली है उससे, गीता से, और मैंने अहिंसा या जो रक्षा है या क्षमा, जो माफी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ग्रहण की है। इस तरीके से उनके डायलॉग हैं। तो शायद मैं अब निमंत्रण या बोलने के लिए जो अपना विचार जो है योगेश का स्वागत कर रहा हूँ कि आए और अपना विचार प्रस्तुत करें इसमें। शुक्रिया नरेश। तो मेरे ख्याल से काफी मोटी मोटी बातें कपिल ने कही हैं इस नाटक के बारे में। मैं क्योंकि नाटक पढ़ रहा था और मैंने इसको 2-3 दफा देखा भी है, और देखने के दौरान भी कुछ ऐसी चीजें थी जो बार बार मेरे को फील हो रही थी कि ये नाटक मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इस नाटक का जो अ, व्यापकता है वो इससे अधिक है। उसमें कारण ये है, जैसे हम मतलब सबने नाटक पढ़ा है, तो कपिल ने भी उसका जिक्र किया कि जो भूमिका है, भूमिका में ही मतलब अ, राजेश कुमार ये बताते हैं कि नाटक लिखने का कारण क्या है। दरअसल वो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो कि उन्माद पैदा करती है, और जो हमारी कलात्मक और रचनात्मक सृजन की जो सारी की सारी प्रणाली है, जो कि मैं कपिल की एक कविता का उदाहरण लेकर अपनी बात कहूँ तो, क्योंकि हाल फिलहाल मैं उनकी कविताओं को पढ़ रहा हूँ। यदि मैं कवि नहीं होता तो क्या होता, कोई एक बटमार शिकारी होता। तो ऐसी रचनात्मक प्रणालियां हमारी, जो एक सृजनशील आदमी जो मनुष्यता की संज्ञा के लिए या आदमियत के लिए जिनका उत्पादन करता है, जिनका निर्माण करता है, ताकि वो और मनुष्यता के अधिक करीब हो सके, उन सब टूल्स का यूज करते हुए एक कोई महाराष्ट्र का नाटककार है प्रदीप करके,
वो अपने नाटक की सफलता मान रहा है यदि उसका जो दर्शक है वो गांधी की प्रतिमा को तोड़ने लगे। ये गांधी की प्रतिमा को तोड़ना असल में है क्या? गांधी की प्रतिमा को तोड़ना असल में अ, हिंसा के साथ एक मस्तिष्क को नॉर्मलाइज करना है ताकि वो हिंसा में किसी तरह से प्रवेश पा जाए। गांधी की प्रतिमा पर जो प्रहार कर सकता है वो जाहिर तौर पर दूसरा प्रहार गांधी को मानने वाले को और या अहिंसात्मक जो रवैया अपना रहा है और जो विचार एक तरीके से विचार के जरिए ही अपनी बात रखता है उसको टैकल करने का रास्ता उसको दे रहा है हिंसा के रूप में। तो ये एक मेरे लिए बड़ी एक ऐसी चीज थी कि मतलब जैसे बोलते हैं कि वो मेरे पिताजी को क्यों पकड़ के ले गए। एक बड़ा वो शानदार ये लिटरेचर में कहानी चलती है कि उन्होंने तो कविता लिखी थी तानाशाह के खिलाफ। तो कोई बात नहीं, छोटी लड़की बोलती है कि वो भी तानाशाह जो है वो भी पिताजी के खिलाफ एक कविता लिखती थी। लेकिन उसकी सफलता, नाटककार की सफलता इसमें है कि वो अगर प्रतिमा तोड़ने लगे तो उसकी उपादेयता हिंसा में है। और ये हैरान करने वाला इस वजह से है कि वो एक मतलब रचनाकार है और कलात्मक टूल्स का प्रयोग करके वो किस तरह से उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मेरे को बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात लगी नाटक की शुरुआत में। दूसरा, जब मैं इस नाटक को पढ़ रहा था तो मेरे लिए बार बार एक क्वेश्चन था कि राजेश कुमार ने जो आफताब है उसको मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों नहीं बना दिया जब उनके पास सारी की सारी मतलब स्वतंत्रता थी एक नाटककार होने के नाते। या मतलब कुछ और ही क्यों नहीं बना दिया, वो उसको सक्सेसफुल बाहर भेज सकते थे शादी करवा के, या कुछ भी मतलब ऐसा उसको लीडर बना सकते थे एक कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर बन जाए। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में एक ऐसा रिसर्च स्कॉलर जो कि रिसर्च कर रहा है किस चीज पे, मुस्लिमों में गरीबी क्यों है, मुस्लिमों में मतलब इतनी ज्यादा कम जानकारियां क्यों हैं और आस्था क्यों सौंप देते हैं मुस्लिम, इस तरह की चीजों पे वो रिसर्च कर रहा है। और क्वेश्चन ये है कि पूरे के पूरे नाटक में जब हम देखते हैं कि कैसे एक एक रिसर्च स्कॉलर को जो कि जिसकी सारी की सारी परवरिश हिंदू फैमिली में हुई अ, कैसे उसको योजनाबद्ध तरीके से मतलब सारे यत्न करके बहकाने की कोशिश की जा रही है। और बहकाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, भावनाओं के जरिए। दोबारा मैं कपिल की कविताओं में से एक पंक्ति उधार लेता हूँ, अचानक मेरे एकदम से याद आया कि अभी उसकी संतान ने भावनाओं के कुत्सित हथियार से कत्ल किया है अपनी संतान का, इस तरीके से एक कविता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भावनाएं कैसे आपकी हथियार के रूप में तब्दील हो जाती हैं और असल में ये कहाँ से ट्रिगर होती हैं और किस वर्ग में ये सबसे ज्यादा ये भावनाएं ट्रिगर होती हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो नाटक पढ़ते हुए तुम्हारे सामने आता है। अब आप इसमें देखेंगे कि भावनाएं कहाँ कहाँ ट्रिगर हो रही हैं। एक इंस्टेंस आता है इसमें कि ट्रांजिस्टर पे रेडियो सुन रहे हैं। अभी प्रासंगिकता की हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिस्टर पे रेडियो ट्रांजिस्टर पे वो जो कमेंट्री है उसकी क्रिकेट की वो सुनते हुए उनकी भावनाएं भड़क रही हैं। ये वर्ग कौन सा है जिसके पास ट्रांजिस्टर की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो अपनी भावनाओं को मतलब अ, वो मतलब उभर रही हैं उसकी भावनाएं। यानी कि कम्युनिकेशन एक तरीका है जिससे आप लोगों की भावनाओं को मतलब चैनलाइज कर सकते हो। ये पहले बहुत सीमित लोगों तक था, लेकिन अभी जब से आप देख रहे हो कि कोई एक कंपनी है जियो, जिसने सबसे पहला काम ये किया है कि वो जो कम्युनिकेशन की डिवाइस है ये सिर्फ मिडिल क्लास आदमी तक ना रहे, ये हर छोटे से छोटे आदमी को मुहैया हो और जिसको जरूरत भी नहीं है
उसको भी तेज इंटरनेट मिले, ताकि उस तरीके से भावनाओं को एक कुछ हथियार के रूप में तैयार किया जाए। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये मतलब एक पूरी की पूरी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें आदमी को स्टेप बाय स्टेप उसको डर के माध्यम से और सारी चीजों के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है। और इस प्रोसेस में एक प्रोसेस आता है हमारी आस्था का। आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे उसमें वो पूरे स्ट्रगल में है, जो हमारा आफ्ताब है मेन कैरेक्टर इसका नाटक का, वो किस स्ट्रगल में है कि कैसे न कैसे करके वो उस चीज उस चक्र में ना फंसे, जिस चक्र में उसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आदमी, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा है, उसको खेलने के लिए बच्चे चाहिए, वो हिंदू हैं, तो वो हिंदू बनने के उसमें है फिराक में। अब वो बड़ा हो गया है, तो उसके यार दोस्त कौन है, जब वो मतलब उसको गली में मारा जाता है और नीचे गिरा दिया जाता है, तब वो आवाज किन लोगों को लगाता है, वो सब मुस्लिम है। तो संग साथ की वजह से आदमी हमेशा उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, संग साथ महत्वपूर्ण है। जिसके साथ वो बातचीत कर रहा है, रह रहा है जिसके साथ, तो उसकी वजह से वो उसके बावजूद मतलब उस चीज को टैकल कर रहा है लगातार। लेकिन वो आस्था वो चेंज कहाँ होता है ड्रास्टिकली, वो चेंज होता है जब आता है कि उसने उसको ढहा उन्होंने उसको ढहा दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद। मैं अभी हाल फिलहाल डीसी चट्टोपाध्याय एक बड़े मतलब फिलोसफर हैं, अ, उसमें बड़ा नाम है, तो उनको पढ़ रहा था। वो बड़ी शानदार दो बातें बताते हैं। एक तो मिस्र के बारे में है और एक प्लेटो के बारे में। मिस्र के बारे में उन्होंने कहा कि मिस्र के pharaoh की एक पीढ़ी ने मूर्तियां बनवाई, बड़ी 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 मूर्तियां बनवाकर जितने भी कला स्कूल थे उनमें ये संदेश भिजवाया गया, योजनाबद्ध तरीके से इसकी योजना बनी कि अ, किसी भी कलाकार को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो मूर्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करे, उसके रंग में, उसके स्वरूप में। साइज जो फ़ैरो चाहेगा, यानी कि जो शासक चाहेगा, वो बनाया जाए। तो यानी कि सिर्फ साइज में परिवर्तन था, वो दिखेगी कैसी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे। दूसरा, इसी के समानांतर उन्होंने कहा, प्लेटो लिखता है, इस चीज से वो प्रेरणा लेता है। प्लेटो लिखता है कि एक शासक के लिए ये अनिवार्य है कि वो एक ऐसे झूठ का प्रचार करे जो कि आम जनता को सच लगे और वो अति प्राकृतिक हो अपनी प्रवृत्ति में, और उसको जनता आस्था सौंप दे अपनी, और उस आस्था के जरिए वो उन पर शासन करे। क्योंकि हम डायरेक्टली इतने लोगों पर शासन नहीं कर सकते। अभी मैं इसमें ये दो इंस्टेंस इसीलिए बता रहा हूँ कि हम हाल फिलहाल वर्तमान में हमारे देखेंगे तो जो हो रहा है वो एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता है। शासक वर्ग क्या कर रहा है कि एक ऐसे जैसे हम बातचीत कर रहे थे कल साथी, तो लोकल देवता हैं जितने, वो सारे के सारे खत्म किए जा रहे हैं और एक ब्रांड के रूप में एक देवता को बनाया जा रहा है। ऐसे ही बाबरी मस्जिद भी एक प्रतीक था, जिसको एक एक उस तरीके से उसके रूप में खड़ा किया गया लंबे समय तक, और वो उसका जरिया बन गई, लोगों की आस्था उस पे थी। और उसके टूट जाने पे आफ्ताब जैसा रिसर्च स्कॉलर जो लगातार स्ट्रगल में है, उसकी आस्था भी एकदम से टूट जाती है उस मस्जिद पे। और वो सारा का सारा जो आक्रोश है वो उसकी तरफ चला जाता है जिन लोगों ने तोड़े, और वो उसमें अंतर नहीं कर पाता फिर कि दो तरह के लोग हैं, जो एक तो मस्जिद तोड़ने वाले हैं, एक जो मस्जिद नहीं तोड़ने वाले हैं। वहां पे वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाता है उसका पूरा का पूरा फेथ जो गांधी में था। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे आज से, कि हमें एक, जबकि जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज हम कल बात कर रहे थे कि किसी को प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने हमें कल ये बताया कि आज लोग भूल रहे हैं कि रामनवमी के दिन ही गुग्गा नवमी होती है, जबकि हरियाणा में तो गुग्गा के मतलब दिए लगते हैं। तो ऐसा क्या था कि
वो ट्रिगर हो जाती है उससे चीज, आप ब्रांड के रूप में एक देवता को ले आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है नाटक में, जहां से वो चला जाता है घर छोड़ के। अब इसमें गांधी का जो मेरे को एक एंगल लगा, वो बड़ा शानदार एंगल है गांधी के पास, क्योंकि अ, जो तारकेश्वर पांडे को गांधी मंत्र देते हैं। देखो, 1904 में एक राइटर थे G.W. फ्रोस्ट करके, उनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे सारे 1857 की क्रांति के रिलेटेड। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया इस चीज को कि यदि शूद्र और मुस्लिम और हिंदू, तीन, अंग्रेजों के नजर में तीन यूनिट्स थी, हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे और शूद्र अलग थे, अगर ये यूनाइट हो जाते हैं तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिया पे रूल करना। अभी ऐसा तो नहीं है कि गांधी जैसे सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर को ये समझ नहीं। तो गांधी आरक्षण में, जब आरक्षण की बात आती है तो गांधी का एक बड़ा फेमस कथन है जो बार बार दोहराया जाता है। गांधी ने उसका सॉल्यूशन क्या दिया, गांधी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी, कि उन्होंने बोला कि अगर आरक्षण अंग्रेजों ने दिया तो मतलब जो ये समाज है, यानी कि सवर्ण समाज है, ये जिंदा नहीं रहने देगा दलितों को। तो उसका हल क्या है, गांधी के पास उसका हल क्या है कि जो आरक्षण है वो सवर्ण समाज दे, मतलब अंग्रेजों का उसमें इंटरफेयर ना हो। ठीक वैसे ही जैसे तारकेश्वर पांडे को वो मतलब राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको स्वीकार करना होगा मुस्लिम लड़के को, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना होगा, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस विद आइडेंटिटी का जो मसला है, ये अपने आप में एक बड़ा तगड़ा मसला है कि आप उसका धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, आप उसको आजादी देंगे। जिस आजादी की बात गांधी ने मतलब उसमें अपने उसमें कही है कि जब आजाद, मतलब जो सब जैसे, खैर, मैं इसकी बात कर रहा था जो एक्सेप्टेंस विद आइडेंटिटी का मसला है, कि जो व्यक्ति जैसा है, जैसे उसके फेथ हैं, उसी रूप में उसको एक्सेप्टेंस करना, उसको एक्सेप्ट करना, और उसी के प्रति निष्ठावान भी रहना। ये अपने आप में मेरे को गांधी में जो इस पूरे नाटक में जो विशेष है कि, और ये फॉर्मूला सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति पे ही है, ये गांधी का फॉर्मूला मतलब पूरे समाज के लिए भी है। और हम देखेंगे कि विद स्पैन ऑफ द टाइम, कालांतर में हमने ये महसूस किया है कि इस ये फ्रूटफुल भी रहा है, इसके सकारात्मक रिजल्ट रहे हैं। तो इस तरीके से मैं मतलब इस नाटक को देख पा रहा था, और कोशिश यही थी कि इस समय जो हाल फिलहाल ये माहौल है पूरा, इसके परिप्रेक्ष्य में ही इस नाटक को समझा जाए, क्योंकि अभी ये जो सब चल रहा है हमारे आसपास, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये नाटक बहुत ज्यादा प्रासंगिक भी है और बहुत ज्यादा मूल्यवान भी है अपने आप में, इसको पढ़ा जाना, क्योंकि ये एक 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 रियल लाइफ सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें मुहैया करवाता है कि किस तरीके से उस विशेष विचारधारा को, उस उन विशेष तरीकों को टैकल किया जाए जो कि मनुष्यता के बिल्कुल खिलाफ जाकर ठहरते हैं, मनुष्यता के खिलाफ के पाले में खड़े मिलते हैं। तो शुक्रिया साथियों, नरेश को मैं मतलब धन्यवाद श्री योगेश, आपने जो जितने भी पहलुओं को छुआ है वो बहुत ही जैसे विचार करने योग्य है। आपने जो भावनाओं को आहत करने के जो यंत्र हैं आजकल किनके हाथों में हैं, और ये सारी चीजें आपने बताई हैं, वो नाटक को एक बार दोबारा से पढ़ने के लिए जैसे मजबूर करती हैं चीजें। तो मैं ज्यादा ना समय लगाते हुए, साथी शैलेंद्र है तो वो अपना जो विचार है वो रखना चाहेंगे, उसके लिए स्वागत है। आप सभी मित्रों को नमस्कार।
भाई कपिल ने बहुत गहरा प्रकाश डाला है, बहुत गहरा, एकदम कथ्य के साथ रह करके कथ्य से पहले की जो पीठिका थी उस पर उन्होंने जो प्रकाश डाला और जो वो आगे बढ़े, बहुत कुछ कह दिया। और नाटक की आइडियोलॉजी, नाटक के भीतर झांक करके एक अपने तरह की फिलोसफी, उसका जो निचोड़ कहने का जो प्रयास था वो योगेश जी का भी बड़ा अच्छा था। मैं भी थोड़ा मेरी बात को वहीं से जोड़ता हूँ। मुझे जो भूमिका लगती है वो डेल्टा वेव्स की तरह लगती है। ऐसी वेव्स जिनको सुनते सुनते व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और वेव्स के कंट्रोल में सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है और वो उसको अफर्मेशंस देने लग जाती हैं और नींद आ जाती है। ये बिल्कुल एकदम सबनिमल्स की तरह होता है और उसी तरह की आजकल अफर्मेशंस ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट सूचनाओं का इस तरह का संप्रेषण हो गया है कि व्यक्ति के माइंड को वोश किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। तो जो पहले एक नाटक लिखा गया था जिसका जवाब जो है राजेश कुमार जी ने दिया है, तो जो पहले लिखा नाटक है वो उस तरह की भावनाओं को कंट्रोल करने का नाटक है जो गॉड से कह दें या एक तरह की विचारधारा जो किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित है, वो संप्रदाय हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं मित्रों। यहाँ हम हिंदुत्व को उस रूप में देख सकते हैं, पाकिस्तान में हम सुन्नी को इस रूप में देख सकते हैं। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग जगह अपनी इस तरह की स्थापना को स्थापित करता है, अपना वर्चस्व स्थापित करता है। बात है सुपीरियर और इंफीरियर की, यहाँ उस तरह का चिंतन अभिव्यक्त कर रहे हैं। सचमुच फिल भाई ने बहुत कुछ कह दिया और जो नाटक है सचमुच कहने योग्य भी है। और आज का जो संदर्भ है, अनेकानेक क्षेत्रों में जब हम देखते हैं समाज को छोटी से छोटी बात पर किस तरह से बांटे जाने का एक प्रयास किया जा रहा है, चाहे महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर ले, चाहे रंगों की बात कर ले, चाहे वेशभूषा की बात कर ले, चाहे जनसंख्या की बात कर ले, चाहे इकोनॉमिकल आधार की बात कर ले, चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किसी भी वस्तु को, खाने पीने रहने सहने किसी भी चीज की हम बात कर ले, हर चीज में बांट की कोशिश है, डिवाइड की कोशिश है। और योगेश जी की वो बात बहुत सुंदर लगी मुझे इसी में कि ये बांट की कोशिश जब आस्था को हवा देती है तो शासन करता है राजा। और ये राजा आज का निजाम हो सकता है, आने वाला निजाम हो सकता है और कल का निजाम होगा। ये एक अलग तरह की बात है, अलग तरह का चिंतन है, ये अलग तरह की आइडियोलॉजी है जिस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। मित्रों, नाटक की बनावट भी सचमुच बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया। नाटक में अलग अलग दृश्यों ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसमें मैं जो मूल रूप से चिंतन देख रहा हूँ, नाटककार एक सर्कल बनाता है। पहले जो है गांधी जी जिंदा होते हैं और वो तारकेश्वर को एक मुसलमान धर्म का बच्चा देते हैं, एक आफताब देते हैं। नाटक आगे बढ़ता है, घर में ही तारकेश्वर जो है अलग तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं। ये घर की मुसीबतें क्या है? ये स्थिर मनोभाव हैं जो एक धर्म के प्रति, एक संप्रदाय के प्रति स्थिर है। छुआछूत के रूप में लगा लो, खेल कूद के रूप में लगा लो, रहन सहन के रूप में लगा लो, जीवन के रूप में लगा लो, किसी भी रूप में लगा सकते हैं हम। जो जीवन, सामाजिकता, सामाजिक यथार्थ जिस रूप में भी आपको उचित लगता है, हमको उचित लगता है, हम उसको उसी रूप में चिंत सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो शुरुआत इस रूप में होती है, नाटक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर जब सातवां, छठा, सातवां दृश्य उभरता है तो नाटक की नाट्यकता, जो उसका नटियाया जाना है, वो एकदम मुखरित हो जाता है, एकदम लाउडनेस के साथ उभरता है। और जो आफताब है वो रिसर्च स्कॉलर के रूप में उभरता है। रिसर्च स्कॉलर के रूप में उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। वो फिरका फरस्ती के निकट जाता है, उस पर मस्जिद गिराए जाने का प्रभाव है, उस पर मीडिया का प्रभाव है, उस पर उसके माँ बाप के रूप में हिंदू आइडियोलॉजी का अलग प्रभाव है, उस पर मुसलमान साथियों का अलग प्रभाव है, हिंदू यार दोस्तों के द्वारा उसको निष्कासित किया जाना या मतलब उसको अलग तरह से देखना, उसका एक अलग प्रभाव है। उसके चिंतन का जो घालमेल है उसको दिखाने की लेखक कोशिश करता है। और धीरे धीरे एक द्वंद्व है, आज के चिंतन में, आज के साहित्य में द्वंद्व की बड़ी भूमिका है।
तो लेखक भी इससे अछूते नहीं है, वो अलग-अलग रूपों में द्वंद्व दिखा रहे हैं। यहाँ वो तारकेश्वर पांडे से जो आफ़ताब का द्वंद्व दिखाते हैं, भले ही संवाद बहुत लंबा नहीं होता, परंतु विचारधारा का द्वंद्व है ये। और ये जो विचारधारा का द्वंद्व है, ये फिर नाटक को वहीं घुमाता है, जो जहाँ तारकेश्वर तर्क करते हैं कि ये लो रोटी, नहीं चाहिए तेरा आपका उपवास, खा लो रोटी, हम नहीं चाहते कि हिंदू धर्म पर ये कलंक लगे कि एक रोटी मतलब आपके मृत्यु से हम जो है इस तरह का करें। वो एग्ज़ैक्ट डायलॉग मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वही विचारधारा यहाँ उभर कर के आती है, जिसके कारण जो है तारकेश्वर आफ़ताब को घर से बाहर निकाल देता है। ये जो एक धर्म के प्रति निश्चित कट्टरता है, उस सर्कल को वहाँ तक ले आता है लेखक। और फिर ये सर्कल जहाँ गांधी जी की मृत्यु होती है, हालाँकि वो मृत्यु घोषित नहीं है, नाटक में घोषित नहीं है, परंतु समय उसको घोषित करता है। तो वो समय से घोषित की हुई मृत्यु फिर तारकेश्वर पांडे के रूप में एक मृत्यु और दिखाती है। और पहले वहाँ तारकेश्वर का हृदय परिवर्तन होता है, या तारकेश्वर से भी पहले हम ये मान लें कि सोहरावर्दी जो थे उनको बचाने के लिए, या मुसलमान धर्म के ऊपर जो दंगाई लोग दंगे कर रहे थे, या कटिहार में जो हिंदू लोगों के ऊपर दंगे हो रहे थे, उनके विरोध में जो गांधी जी आते हैं निर्भीकता से, वो हृदय परिवर्तन है। और लास्ट का जब गोली लग करके तारकेश्वर के जब गोली लगती है और आफताब का जो हृदय परिवर्तन होता है, रिवॉल्वर लेकर के वो दौड़ता है और आफताब उसको मना करता है, ओ सॉरी तारकेश्वर जी उसको मना करते हैं, वो रुक जाता है। ये हृदय परिवर्तन दोनों रूपों में घूम घूम करके वही हृदय परिवर्तन है जो गांधी जी का मूल चिंतन है। उन्होंने एक बात कही थी कि 46 का बदला 47 नहीं हो सकता। ये 46 का बदला 47 आज का बदला कल से लिया जाना है। बहुत सारी दुहाइयाँ आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और दूसरी जगह बहुत सी दुहाइयाँ इस तरह की दी जा रही है कि इन्होंने हमारे साथ ये किया था, मुगलों ने हमारे साथ वो किया था, इसने ये किया था, उसने वो किया था। एक-एक नाम लेंगे तो बहुत बड़ी फेहरिस्त है। इसका अ, अभिप्राय, इसका काम बस एक ही है कि आपकी हमारी इमोशंस को उस स्तर पर लाउड कर देना, उस स्तर पर उठा देना कि हम बदले की भावना से ग्रस्त हो जाए और हमें किसी विशेष विचारधारा को वोट देना या विशेष विचारधारा का समर्थन करना हिंदू धर्म का समर्थन करना लगे। हमारी आस्थाओं को इस रूप में हवा दी जा रही है। फिर मैं योगेश जी की उसी बात की तरफ आ रहा हूँ, आस्था वाली बात की तरफ। तो ये चिंतन इसी रूप में उभरता है और गांधी जी इसका निषेध करते हैं। और शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात जो करी गई थी, गांधी जी का अपना एक स्वराज्य था, जो गांव का स्वराज्य था। पंचायत को वो बहुत बड़ी चीज मानते थे और वो अहिंसा को जितना बड़ा मानते थे, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि कितना बड़ा मानते थे। वो जो टूल्स थे उनके, वो आज भी निश्चित रूप से कारगर हैं। और ये जो नाटक जितनी धर्मांधताएं बढ़ती रहेंगी, चाहे वो यहूदियों के साथ होने वाला अत्याचार हो, शियाओं के साथ होने वाला अत्याचार हो, या भारत में अल्पसंख्यक समाज के साथ होने वाला अत्याचार हो, हर रूप में जहां जहां अत्याचार होगा, वहां वहां इस तरह के नाटक, इस तरह का सृजन अपनी टेक बिल्कुल बरकरार रखेगा, अपने सरोकारों से बिल्कुल एकदम मुखातिब रहेगा, अपने सरोकारों की हमेशा हमेशा बात करता रहेगा। नाटक सचमुच बहुत जबरदस्त है, मनोभाव भी बहुत अच्छे दिखाने की कोशिश करी है। मंचीयता भी नाटक की बहुत अच्छी है। मंचीयता में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बनावटीपन लाना पड़ा। नाटक की मंचीयता में जो सहजता होनी चाहिए थी, वो सहजता है। बहुत ज़्यादा पात्र नहीं घुसेड़े गए हैं। नाटक में सिनेमा नहीं घुसा है। नाटक उस तरह का लगता है कि नाटक का नटिया जाना सहज भी है और कम खर्चीला भी है। जिस तरह गांधी जी की जो लिविंग थी, उनका जो जीवन था, सादा जीवन, उसी तरह का इसका नटियाया जाना भी है, सादगीपूर्ण, एकदम साधारण ढंग से इसका नटियाया जाना। तो कपिल जी शायद इसके मंचीयता पर भी बात बोलते, क्योंकि उनका वर्क बहुत बड़ा है, उन्होंने पीएचडी करी है। तो मंचीयता भी इस नाटक की बहुत मुझे कम से कम मुझे तो बहुत ही इस तरह की मंचीयता लगी कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रयास नहीं करने पड़े। इसकी भूमिका में ही नाटककार ने कह दिया था कि मेरी ये जो है एक नाटक के प्रति प्रतिक्रिया है। परंतु ये केवल प्रतिक्रिया नहीं है मित्रों, रचना अपने समय की रह करके, कमलेश्वर जी की एक बात मुझे ध्यान आई कि रचना अपने समय की रह करके आगे की बात करती है। यकीनी रूप से ये केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक यथार्थ को उस रूप में उकेरने की बात है
जो कहीं भी शोषित खड़ा है और उसके प्रतिकार में शोषणकर्ता जो है खड़ा है, वहाँ इस नाटक की प्रासंगिकता सदा-सदा बनी रहेगी। और इस तरह के नाटक निश्चित रूप से हमारे समाज में ऐसे वर्गों को जो शोषित हैं, ऐसे वर्गों को जो अछूत हैं, ऐसे वर्गों को जो शोषण करने वाले हैं और ऐसे वर्गों को जो न्यूट्रल रह सकते हैं और बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, झिझोरने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और चित्रों के माध्यम से जो चीज़ दिखाई बताई जा सकती है, सचमुच बड़ी अद्भुत होती है। उसका असर बहुत जल्दी होता है और जो आज के दिन हर व्यक्ति अपने आप को उस तरह से समझ रहा है क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो अपने आप को एकदम बहुत बड़ा जानकार समझने लग गया है क्योंकि सूचना का दायरा सीमित नहीं रहा है। संप्रेषण बहुत बढ़ गया है और इसी बात को बहुत छोटे लेवल पे दिखाने की कोशिश करी है रेडियो के द्वारा एक जो मैच के द्वारा और मैच में वो बात आगे बढ़ती जब है तो जब इंडिया हार जाता है तो दूसरी साइड बैंड बजता है, ढोल बजता है, तो उस पे तारकेश्वर जो है दुःख व्यक्त करते हैं। उनके मन में वो भी एक दुःख व्यक्त होता है। लेखक दोनों साइड खड़ा है, इस साइड भी खड़ा है, उस साइड भी खड़ा है, हर नकार के विरुद्ध खड़ा है और ये सृजन सचमुच बहुत अद्भुत लगा है, बहुत अच्छा लगा है और भाई कपिल को बहुत बधाई जो उन्हें इस तरह के अच्छे नाटकों पर, इस तरह के अच्छे साहित्य पर रिसर्च करने को मिला। इनके नाटक इनके जो रिसर्च के जो नाटक रहे, इनका जो रिसर्च का क्षेत्र रहा, इस तरह के जो नाटकों पे इन्होंने काम किया, सचमुच बहुत अच्छा लगता है सुनकर के कि इस तरह के साहित्य पर भी विद्यार्थी आज के दिन चिंतन कर रहे हैं। नहीं तो एक विचारधारा विशेष का प्रभुत्व होता जा रहा है धीरे-धीरे। इनके गाइड को थैंक यू, इनको थैंक यू और आप सभी को भी मित्रों बहुत धन्यवाद जो इतनी सार्थक विचार विमर्श हमने किया, इतनी सार्थक चर्चा हमने करी। बहुत-बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी साथियों ने जो शैलेंद्र भाई ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे हमें जरूर लाभ मिलेगा और मिला भी है और आगे भी एक नई जो दृष्टि हमें दी है। वो तो मैं बिना किसी देरी के साथी गौरव को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। हाँ, सभी को नमस्ते। मैं गौरव और नाटक तो मैंने पढ़ा नहीं है पर कुछ बात है जो बोलना चाहता हूँ। एक बात है कि जैसे जब मैं ये इशारा मैं अपनी तरफ ही लेता हूँ कि मैं भी गांधी को उस तरीके से नहीं देख पाता था कि एक समय होता है कि आपका माइंड सिर्फ एक ही तरफ चलता है, आप चीज़ों तो संतुलन और बैलेंस बना के नहीं चलते। तो जब गांधी तो पढ़ा एक विशेषांक पढ़ा गांधी का और राजीव रंजन गिरी ने लिखा था। जैसे कपिल सर ने भी आजादी के बारे में बताया कि उनकी जो आजादी थी वो अहिंसा से परिपूर्ण थी कि अहिंसा वाली आजादी चाहिए। तो वो एक जगह बोलते हैं कि अगर हिंसा से आजादी लेंगे तो ये आजादी है जो ये सिर्फ एक खास वर्ग के लिए होगी। जैसे आज हम पूंजीवाद देख रहे हैं कि ये तानाशाही आजादी होगी। और तानाशाही आजादी नहीं चाहिए हमें हमें जैसे हम बोले हैं कि ग्राम की जो अंतिम व्यक्ति है उस तक मतलब उस आजादी का फायदा पहुंचे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है और दूसरा मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं गांधी को अब एक क्रांतिकारी के रूप में देखना देखना शुरू कर रहा हूँ कि एक किताब पढ़ रहा था संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध परसोत्तम अग्रवाल ने लिखी थी कि जब मुस्लिमों की मस्जिदें गिराई जा रही थी तो उस समय एक व्यक्ति ऐसा था हमारे पास गांधी जी जो वहां पे उपवास के लिए बैठ गई थी कि आप इनकी मस्जिद वापस कर दो, इनको ना तोड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बार-बार ये बेचैनी फ़ील हो रही कि शायद मैं गांधी को उस तरीके से नहीं देख पा रहा था, जिस तरीके से मतलब गांधी को देखना चाहिए था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और दूसरा मैं तीसरी बात पे आता हूँ कि यहाँ पे जब वो मतलब आप जो आपने नाम पात्र का नाम लिया है कि यहाँ पे मुझे बहुत मेरे को याद आती है कि जब वो गांधी को देखते हैं तो उनके ना उसपे मोढे पे एक बच्चा होता है। जो अंधेरे में तो बीता है। तो कहीं न कहीं वो प्रसंग भी मेरे को लगता है कि ये जो आज़ादी तो बच्चे के रूप में जो आज़ादी है, तो मेरे को ये जो आफ़त जो आपने लिया है, वो उसकी कड़ी में जुड़ता है।
आजादी वाली कड़ी में। तो मेरे लिए 3-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। और कपिल सर, तो बहुत बहुत बधाई, काफी अच्छा लगा है। धन्यवाद। शुक्रिया गौरव। साथी विनोद अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया सर। जैसे सर कपिल सर ने बताया है, काफी अच्छा बताया। आज तो मैं खो गया था, जैसे वो पढ़ा रहे थे ना, नाटक को अंकों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज पहली बार कोई अच्छा टीचर आया है जो नाटक को पढ़ा रहा है। तो जैसे उन्होंने शुरुआत की थी कि गांधी और अंबेडकर से, अब लोगों में ना ये एक भ्रांति फैली हुई है कि भाई जो गांधी और अंबेडकर का जो कटाक्ष है, और जो दलित लोग अंबेडकर को कैसे देखते हैं और गांधी को कैसे देखते हैं, ये पूना पैक्ट की हवाले से लेकर बात चलती है। लेकिन इसमें एक जिक्र आया रेडियो का। भाई टेक्नोलॉजी किन लोगों के पास थी, और जो अपने आप को दलित नेता बताते थे, वहां से ही जो दलितों की जो भावनाएं हैं वो आहत की गई, जिससे कि गांधी को एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया। क्योंकि जो आम लोग थे, छोटे लोग थे, दलित थे, उनके पास इन चीजों का ज्ञान तो था नहीं, और जिनके पास ये रेडियो थी या टेक्नोलॉजी थी, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए उनके जरिए ये ज्ञान फैलाया गया कि गांधी तो तुम्हारा हक खा गया। तो ये बात वहां से कनेक्ट होती है। तो रेडियो का इसमें जो जिक्र है ना, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था उस टाइम में, ये अब समझ में आई है बात। और जो तारकेश्वर है इसमें, जो प्रमुख पात्र है, वो कहीं ना कहीं गांधी का रोल प्ले कर रहा है। उसके गांधी की पूरी जीवनी जैसे स्टार्ट होती है, कैसे वो सांप्रदायिकता को लेकर, कैसे 1947 का जिक्र किया था बीच में, उसको लेकर बात हुई थी, और कैसे एक आफ्ताब नाम के मुस्लिम लड़के को लेकर उसको पढ़ाना और उसको स्कॉलर बनाना। सबसे बड़ी बात है इसमें स्कॉलर, यानी मुस्लिम समाज की जो आज दशा है गरीबी के कारण, सबसे ज्यादा उनकी जो ये दशा है, आर्थिक तंगी है उनके पास इतनी समझ नहीं है, इतने एजुकेशन में नहीं आ पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण था एजुकेशन। यानी जो राजेश जी है, राजेश ने ये इस चीज पर बारीकी से, गहनता से अध्ययन करके आफ्ताब को स्कॉलर के रूप में दिखाया। ये चीज इसमें गौर करने की है। और एक कपिल सर ने बात की थी, भाई गांधी जो थे ग्राम में चले गए, काल्पनिक बात थी, और वहां एक राज स्थापित कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है। यानी गांधी के विचारों में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्या था, और किस प्रकार जो पंचायती राज है, यानी एक गांव का राजा किस प्रकार वो सरकार से वो कर सकता है। दूसरा इसमें एक बात और नोट करने की थी कि जिस प्रकार बताया ना कि भाई जो तारकेश्वर है और आफ्ताब है, यानी गांधी ने कहा था तारकेश्वर को, भाई एक ऐसे व्यक्ति को, मुस्लिम लड़के को गोद लेना, इसकी एक रियल घटना से कनेक्ट होती है ये चीज। पानीपत का एक व्यक्ति था, हिसार बाजार में वो रहता था। जब वो तोड़ी गई मस्जिद, तो वो उसमें शामिल था, और पानीपत में आने के बाद जब वो अपने घर में गया, तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई अगर हमारे मंदिर को कोई तोड़ के यहां से बाहर फेंक दे तो तुझे कैसा लगेगा। तो उस लड़के ने उसी टाइम निर्णय लिया कि भाई जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बना लेता ना, तो मेरा पाप नहीं धुलेगा। और उसने उसी टाइम अपना मतलब मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। यह सच्ची घटना है पानीपत की। तो ये जो नाटक है ना, इतना प्रासंगिक नाटक लगा मुझे, तो मैं इसको पढ़ने की इच्छा रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक लगा मुझे। और जैसे आगे की लाइन है कि हमारी कविता बाणी नहीं रही, लिखतम हो गई है। भाई आजकल चीजें लिखतम के रूप में ज्यादा हैं, और ये नाटक कहीं ना कहीं बाणी है, यानी जो वास्तविक चीज है, जो अनुभवी चीज है, रियल चीज है, वो चीज दिखा रहा है। यानी पूर्ण रूप से समाज को तो बदलने की चीज है ना। जैसे योगेश ने कहा था, भाई ये नाटक पूर्ण रूप से वो है कि एक हल देता है चीजों का। भाई हल क्या है, ये नाटक एक हल है। बहुत प्रासंगिक नाटक लगा मुझे। धन्यवाद सर। साथी विनोद को भी जैसे बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद। मैं
अंत में अपनी जो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने इत्मीनान और सभी ने अपनी जो सूझबूझ के साथ और जो अपने विचार और अपने अनुभव साझे किए हैं, वो एक दूसरे को हमें जरूर एक नई दृष्टि, एक नया जो विजन है पढ़ने के लिए या चीजों को देखने का, या जो सांप्रदायिक चीजें हैं उन चीजों को देखने का एक मिलता है। और आपको पता ही है कि जब भी हिंसा होती है तो सबसे पहले गांधी ही उदास होता है, और आम आदमी जो है कि जो जितना गांधी के नजदीक है, जो व्यक्ति जितना गांधी के नजदीक है, या जो जितना समाज गांधी के नजदीक है, वो उतना ही हिंसा होने पे ठगा ठगा महसूस करता है और उदास होता है।